हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th 12th में जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं इनमें कुछ पूछे जाने वाली केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये फाइनल एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में पूछ ली जाती हैं। तो अब इन रिएक्शंस के साथ इशू ये है कि इनमें हमें कभी इनके प्रोडक्ट याद नहीं होते हैं, या कभी हमें इनके रिएक्टेंट याद नहीं होते हैं, या हम इनके कभी कैटलिस्ट याद नहीं हो पाते हैं। तो ये सभी चीज़ों का जो सॉल्यूशंस है वो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं इनको हम इस टाइप से याद करने का, या कोई ट्रिक्स इस टाइप से इसमें बना लेते हैं ताकि इनको आसानी से हम लोग याद कर सकें। और ये पेपर में अगर बोर्ड के एग्ज़ाम देखे जाएं तो ये कहीं ना कहीं 10 to 20 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। तो हम लोग इस सीरीज़ में जो है वो डिफरेंट टाइप की जो केमिकल्स रिएक्शंस होंगी, एलिफेटिक होंगी, एरोमेटिक होंगी, और जो नेम्ड रिएक्शंस होंगी उनके बारे में सभी में इसमें डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ साथ इसमें जो इंटर कन्वर्जन है कंपाउंड्स का, जैसे मेथेन से एथेन या और भी अदर कंपाउंड्स का जो इंटर कन्वर्जन है, या इसी में हम लोग देख लेते हैं व्हाट हैपन व्हेन। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो बोर्ड में आपको हर साल देखने को मिल जाते हैं किसी न किसी फॉर्म में। तो इस जो सीरीज़ चल रही है तो इस सीरीज़ में हम लोग डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस पर ही डिस्कस करेंगे। इसमें कोई चैप्टर रिलेटेड नहीं है कि नहीं, हम लोग एल्डिहाइड की ही रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, या कीटोन की ही करेंगे, या अल्कोहल की ही करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने टारगेट जो केमिकल रिएक्शंस हैं तो इसमें ये हो जाएगा कि इसमें डिफरेंट टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस होंगी इसमें सभी टॉपिक कवर करते हुए हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं some important chemical reactions. Some important chemical reaction. Some important chemical reaction. सम इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस में हम लोग कुछ ऐसे ही होंगे जो हम स्टार्टिंग में नेम्ड रिएक्शंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि नेम्ड रिएक्शंस बोर्ड में हर साल या फाइनल एग्ज़ाम में किसी न किसी फॉर्म में पूछ ली जाती है। भले ही वो उस नाम से ना पूछी जाए, लेकिन वो उसका कहीं ना कहीं रिएक्टेंट, प्रोडक्ट या कैटलिस्ट के बारे में उसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहली रिएक्शंस जैसे देखने जा रहे हैं, इसमें बहुत ढेर सारी नेम्ड रिएक्शंस हैं जो आपको चैप्टर में मिलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने एक समराइज करके एक नेम्ड रिएक्शंस को ग्रुप वाइज करके बना के रखा है, तो ये आपको इस वीडियो में प्रोवाइड हो जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो रिएक्शंस देखने वाले हैं वो हम लोग देखने वाले हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। ऐसे इसमें वुड्स रिएक्शंस है, डाइएजोटाइजेशन है, एस्टरिफिकेशन है। तो ऐसे जो नेम्ड रिएक्शंस हैं उनके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, जिनको आप इन रिएक्शंस को याद करके या इनको बार बार देख के आप अपने बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग बात करते हैं क्लीमेंसन की। क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शंस क्या होता है? क्लीमेंसन रिडक्शन एक्चुअल में ये एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन में रिड्यूस करने की रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस है। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि इसमें जो कीटोनिक ग्रुप होता है, कीटोनिक ग्रुप जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है एल्केन में। तो हम लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि ये एल्केन में रिड्यूस हो जाता है, CH2 में COOH रिड्यूस हो जाता है, और इसमें प्रेजेंस रहता है जिंक अमलगम ZnHg और कंसनट्रेटेड HCl लेते हैं। तो अब हम लोगों को ये जो हम लोगों ने लिखा है इससे ही हम लोग मेन रिएक्शंस को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोगों ने एल्डिहाइड है, एक्चुअल में हमको अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो हम इसकी हेल्प से हम ढेर सारे ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं, और भी ऐसे जितनी भी रिएक्शंस हैं हम उनको प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो जिनमें कार्बोनिल ग्रुप होगा, कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए जिंक अमलगम और कंसनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में ये ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो जाता है और CH2 बना देता है। तो हम लोग बात करते हैं, जैसे एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में हम लोग बात करेंगे, इनके स्ट्रक्चर बना लेंगे ताकि आपको कीटोनिक ग्रुप समझ में आ सके। इसका नाम है एस्टैल्डिहाइड। एस्टैल्डिहाइड की जब भी हम रिएक्शंस ZnHg और कंसनट्रेटेड HCl से कराते हैं
कंसनट्रेटेड HCl से रिएक्शंस कराते हैं तो आपको ये याद रखना है कि ये जो होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं? H आयन प्रोवाइड करते हैं। तो H हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे, तो हाइड्रोजन प्रोवाइड करने में आपको ये याद रखना है कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन के जब पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और जब ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर देता है तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है, तो यहाँ पर बना देता है CH3CH। देखो यहाँ पर 2H ये और ये 3, CH3 और CH3 में, और यहाँ पर बना देता है वाटर। तो इसका रिडक्शन हो जाता है, मतलब एल्डिहाइड से हमें मिल जाता है एथेन मिल जाता है। तो इस टाइप से हम लोगों ने ये इसका रिडक्शंस देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर कोई जैसे कीटोन है, कीटोन में हम लोग मान लेते हैं एसीटोन है। एसीटोन है तो एसीटोन में इसमें भी वही ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड को ब्रेक करना है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बॉन्ड ब्रेक किया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो हम लोगों ने ये बॉन्ड ब्रेक किया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों को ब्रेक कर देना होता है इसमें। तो यहाँ पर सिग्मा और सिग्मा दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाने के बाद ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और ये कार्बन CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। CH3 CH2 CH3। तो एसीटोन से हम लोगों को मिल जाता है जिंक अमलगम, और कंसनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में हम लोगों को एसीटोन से मिल जाता है प्रोपेन। अब हम लोग ऐसे जितनी भी ऐसी चाहें उतनी केमिकल रिएक्शंस बना सकते हैं, उनके हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, या कहीं पर भी ऐसा कोई रिएक्टेंट दिया हो और उन्होंने प्रोडक्ट पूछा हो, कैटलिस्ट दिया हो तो फिर प्रोडक्ट पूछा हो, तो हम लोग इनके प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो ऐसे इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे ही कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें जो हम लोग इंटर कन्वर्जन में डिस्कशन करेंगे। इंटर कन्वर्जन में सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती है। सीरीज ऑफ रिएक्शंस में वो कह देते हैं कि जैसे कोई कंपाउंड ए लिया, फिर उसमें कैटलिस्ट दिया, फिर उन्होंने कंपाउंड बी दिया, बी के बाद सी दिया, सी के बाद डी दिया, फिर इस टाइप से जो कंपाउंड्स की जो सीरीज रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है कि वहाँ पर जो कैटलिस्ट देते हैं तो रिएक्शंस हमें कैटलिस्ट की हेल्प से पहचाननी होती है कि एक्चुअल में रिएक्शंस है कौन सी या इसमें कौन से प्रोडक्ट बनने वाले हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं एक रिएक्शंस और देख लें क्लीमेंसन रिडक्शन में। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में हम लोग जैसे इसी में एरोमेटिक भी देख लेते हैं। तो एरोमेटिक में जैसे हमने कहा है ये बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड की अगर हम क्या करेंगे, जिंक अमलगम ZnHg और कंसनट्रेटेड HCl से रिएक्शंस कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है टोलुइन में। तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे टोलुइन में, क्योंकि यहाँ पर ये ऑक्सीजन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होकर हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर CH3। एक H ऑलरेडी था, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेक होने से हम लोगों को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है टोलुइन, मिल जाता है किससे, बेंजल्डिहाइड से। बेंजल्डिहाइड से हम लोगों को मिल जाता है टोलुइन। तो इस टाइप से हम इनका रिडक्शन कर सकते हैं। ऐसे ही इसी में अगर हम लोग एनिसॉल भी देखेंगे या और भी जैसे एसीटोफिनोन देखते हैं, एसीटोफिनोन में देखते हैं तब भी ये रिड्यूस होकर एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। तो हम लोगों को ये क्लीमेंसन रिडक्शन में आपको याद रखना है। क्लीमेंसन रिडक्शन में जिंक अमलगम और कंसनट्रेटेड HCl लिया जाता है और इसमें कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस हो जाता है, किसमें, CH2 ग्रुप में रिड्यूस हो जाता है। इसको नोट कर लेंगे। हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट रिएक्शन। अब जो हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखने जा रहे हैं वो रिएक्शंस है ईस्टरीफिकेशन। अब हम लोग जो नेक्स्ट रिएक्शन देखने जा रहे हैं उस रिएक्शंस में है ईस्टरीफिकेशन। ईस्टरीफिकेशन जो होता है, ईस्टरीफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ईथर। तो फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर जो होते हैं, ईस्टर्स का जो जनरल फार्मूला होता है RCOOR।
ये ईस्टर का जनरल फार्मूला है। अब यहाँ पर आर सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो ईस्टर बनने का प्रोसेस है, वो ईस्टर बनने का प्रोसेस हम देखते हैं कि अगर हम एसिड लेते हैं, एसिड प्लस एल्कोहल, एल्कोहल, यहाँ पर हम लोग लेते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स में कंसनट्रेटेड H2SO4 भी हो सकता है और इसी में HCl गैस भी हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 जनरली ले लिया जाता है, या इसी में हम HCl गैस ले सकते हैं, वेनेडियम पेंटॉक्साइड या और भी जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं उनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग यहाँ पर कंसनट्रेटेड H2SO4 का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों को ईस्टर्स मिलते हैं, ईस्टर प्लस वाटर, क्योंकि ये यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज हो रहा है। तो अब हम लोग इनमें देख लेते हैं इनकी रिएक्शंस को इसमें अप्लाई करके। तो यहाँ पर जैसे हम एसिड है, एसिड दो टाइप के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक ईस्टर के, ऑर्गेनिक एसिड के साथ ऑर्गेनिक ईस्टर बनते हैं और जबकि इनऑर्गेनिक एसिड के साथ इनऑर्गेनिक ईस्टर्स बनते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे एसिड में हमने कहा है CH3COOH, ये है एक्चुअल में क्या, एस्टिक एसिड है, और इसकी हमने रिएक्शंस करा दी है एल्कोहल। एल्कोहल में हम लोग एथिल एल्कोहल ले लेते हैं। तो एथिल एल्कोहल में हम लोग HO और यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं C2H5। तो ये एथिल एल्कोहल है C2H5OH, इसको हमने इस कॉन्फ़िगरेशन में लिख दिया है। तो यहाँ पर जब भी इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया जाता है तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर ये एस्टिक एसिड, एसिटिक एसिड है और ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, वीक होते हैं, जबकि अगर हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड लेंगे या मिनरल एसिड लेते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जैसे हम लोग कहेंगे HCl हमने ले लिया है, HCl, तो HCl में हम लोग HCl को हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं प्लस, या इसी को चलो हम वैसे लिख दे रहे हैं C2H5OH प्लस हमने HCl लिया है। यहाँ पर हम लोगों ने जो लिया है एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये इनऑर्गेनिक एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड है। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पर ये H+ इसमें देता है और यहाँ से एल्कोहल से OH जाता है, जबकि ऑर्गेनिक में यहाँ पर अपोजिट है। अपोजिट इसलिए है यहाँ पर आप ये देखते हैं कि एल्कोहल यहाँ पर H आयन देगा, यहाँ पर ये एसिड H आयन देगा, जबकि यहाँ पर इसका OH आयन जाता है। ये बात याद रखना है कि यहाँ पर एल्कोहल से सिर्फ H जाएगा और यहाँ पर एसिड से OH जाता है जो इनऑर्गेनिक होते हैं, और जबकि ऑर्गेनिक में H आयन जो जाता है वो एसिड से जाता है। बनते दोनों में ही ईस्टर हैं। तो इसका जो ईस्टर बनेगा वो बनेगा CH3COOC2H5। तो ये क्या है, एथिल एसीटेट है, इसका नाम होता है एथिल एसीटेट। एसीटेट ये क्या है, एक ईस्टर है, ऑर्गेनिक ईस्टर लिख सकते हैं, ऑर्गेनिक ईस्टर, ऑर्गेनिक ईस्टर्स हैं। जबकि हम लोग यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसमें अगर हम लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा C2H5Cl प्लस वाटर। हम लोग यहाँ भी वाटर लिख सकते हैं H2O, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज कर रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमें मिला यहाँ पर एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड मिल जाता है। और ये एक्चुअल में है तो एथिल क्लोराइड, लेकिन इसकी जो वैरायटी है या इसकी जो कैटेगरी है वो हम लोग देख सकते हैं कि ये इनऑर्गेनिक ईस्टर्स में आता है, इनऑर्गेनिक ईस्टर है, इनऑर्गेनिक ईस्टर्स है। तो अब हम लोगों ने देख लिया कि एस्टरिफिकेशन क्या है। एस्टरिफिकेशंस में ईस्टर का फॉर्मेशन होता है जब भी एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन होती है या डिहाइड्रेट किए जाते हैं तो यहाँ पर हमें ईस्टर्स मिल जाते हैं। लेकिन ईस्टर्स में आपको ये याद रखना है कि जब अगर हमने ऑर्गेनिक एसिड यूज किए हैं तो यहाँ पर ये OH डोनेट करेगा, अल्कोहल H आयन डोनेट करेगा, जबकि यहाँ पर अगर हम लोग
इनऑर्गेनिक एसिड यूज करते हैं तो ये H आयन डोनेट करता है, और एल्कोहल OH आयन डोनेट करता है। इसका नाम है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। तो हम लोगों ने ये एस्टरीफिकेशन रिएक्शंस कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग देखते हैं इसकी नेक्स्ट रिएक्शन। अब हम लोगों को जो नेक्स्ट रिएक्शन पे डिस्कशन करना है उस रिएक्शंस का नाम है राइमर-टीमान रिएक्शंस। राइमर-टीमान्स रिएक्शंस में हम लोग देखेंगे कि राइमर-टीमान्स रिएक्शंस में फिनॉल्स जो होता है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका टेम्परेचर रहता है 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं जब हम लोग क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं फिनॉल के साथ, तो यहाँ पर हमें सैलिसैल्डिहाइड मिलता है, जबकि हम लोग अगर क्लोरोफॉर्म की जगह पर हम लोग यूज़ करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड तो हम लोगों को मिलता है सैलिसिलिक एसिड। तो चलिए हम लोग देखते हैं रिएक्शंस। जब भी हम फिनॉल की रिएक्शंस, फिनॉल जो होता है फिनॉल है, जब भी हम इसकी रिएक्शंस, याद रखना है आपको, हमने CHCl3 लिया है, क्लोरोफॉर्म और NaOH। तो आपको ये याद रखना है इसका जो टेम्परेचर है वो 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका टेम्परेचर और रीजेंट्स याद रखने हैं राइमर-टीमान रिएक्शन में। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये बेस है, तो बेस इस OH को रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये बनेगा, और यहाँ से जो H है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी H पाए जाते हैं, बेंजीन के हर कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो यहाँ से एक H और एक HCl निकल जाएगा, एक Cl यहाँ से निकलेगा। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये बनने वाला ONA, और यहाँ से हाइड्रोजन के साथ क्लोरोफॉर्म का एक Cl रिमूव हो जाता है, तो हम लोगों को यहाँ पे वाटर रिमूव हो जाएगा, और एक हमें HCl रिमूव करना है, माइनस लगा दिया है क्योंकि सीरीज रिएक्शंस होने जा रही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस क्लोरोफॉर्म के क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन रिमूव किया है, और ये सोडियम जो होता है ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर वाटर रिमूव कर देता है। तो हम लोगों को मिलने वाला है CH और इसके बाद Cl2। ये प्रोडक्ट हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलने वाला है। अब इसमें हमें जो रिएक्शंस होगी वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की होगी, NaOH की। तो NaOH में क्या होता है कि इसके जो दो Cl हैं वो दो Clओं को रिमूव करने के लिए यहाँ पर दो OH आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने 2NaCl रिमूव कर देना है। जैसे आपको थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं, Cl है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, NaOH की रिएक्शंस करा दी है हमने, प्लस NaOH। तो NaOH में एक्चुअल में ये NaCl रिमूव हो जाएगा, ये NaCl रिमूव हो जाएगा, ये NaCl रिमूव हो जाएंगे, तो 2NaCl रिमूव हो गए। और इस कार्बन पे यहाँ पर आपको ये देखने को मिला कि यहाँ पर ONA के साथ साथ इस वाले कार्बन में CH के साथ साथ दो OH ग्रुप आपको मिल गए। लेकिन एक कार्बन में कभी भी दो या दो से अधिक OH ग्रुप सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जैसे ही दो या दो से अधिक OH ग्रुप आते हैं एक कार्बन में, उनसे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर देखें दो OH में से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। तो दो वाटर मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाने से हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है यहाँ पर हम लोग -H2O लिख देंगे, और प्रोडक्ट हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो हम लोगों को जो मिलने वाला प्रोडक्ट है वो है ONA, और प्लस हम लोगों को मिलने वाला है यहाँ पर CHO। तो यहाँ पर CHO। अब एक्चुअल में हमें सोडियम सॉल्ट के फॉर्म में मिल रहा है ये सैलिसैल्डिहाइड, तो हम लोग इसकी रिएक्शंस करा देते हैं NaCl से, HCl से। इसमें हम लोग डाइल्यूट HCl से, मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो होती है वो इसके सोडियम को रिमूव कर देती है। तो यहाँ पर हम लोगों को दोबारा से यहाँ पर हमें NaCl मिल जाएगा, ये सोडियम रिमूव हो जाएगा इस क्लोरीन के साथ, और हम लोगों को मिल जाएगा OH, और यहाँ पर मिलने वाला हमें प्रोडक्ट मिलेगा CHO, और ये बेंजीन ग्रुप। तो ये हमें फाइनली प्रोडक्ट मिल चुका है राइमर-टीमान रिएक्शंस का। तो राइमर-टीमान रिएक्शंस को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका नाम होता है
सैलिसैल्डिहाइड हमें मिल जाते हैं। अब सेकंड इसका जो स्टेप है या सेकंड रिएक्शंस हैं, अगर हम क्लोरोफॉर्म की जगह पर हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करते हैं तो हम लोगों को सैलिसिलिक एसिड मिलता है। तो हम लोगों ने ये रिएक्शंस पढ़ ली, इनमें जो की पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखना है कि जब क्लोरोफॉर्म लिया जाता है टेम्परेचर ये रहता है 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें सबसे पहले हर बेंजीन के कॉर्नर पर या कार्बन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो एक हाइड्रोजन के साथ इस क्लोरीन का Cl रिमूव हो जाता है, HCl के फॉर्म में वाटर रिमूव हो जाता है, तो हमें ये मिलता है। और दो यहाँ पर NaOH के 2 मोल्स यूज होते हैं और हम लोगों को यहाँ पर ये प्रोडक्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिल जाते हैं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जब मिलते हैं तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि एक कार्बन में 2 या 2 से अधिक OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं या सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर वाटर रिमूव हो जाता है और हमें मिल जाता है एल्डिहाइड ग्रुप। अब ये सोडियम को हटाने के लिए, सोडियम सॉल्ट से नॉर्मल करने के लिए हम डाइल्यूट HCl से इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो हम लोगों को मिल जाता है सैलिसैल्डिहाइड। अब हम लोग देखते हैं, इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसकी, अगर हम इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ करते हैं तो ये रिएक्शंस किसी न किसी फॉर्म में डिस्कस कर ली जाती है, एग्ज़ाम में किसी न किसी फॉर्म में पूछ ली जाती है, तो ये हम लोग देखेंगे। अभी इसको नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं रीमर टीमान रिएक्शंस का जो सेकेंड फॉर्म है उसमें हम लोग देखें तो सेकेंड फॉर्म में अगर हम लोग यहाँ पर ये याद रखना है कि यहाँ पर फिनॉल के साथ हमने अभी जो लास्ट रिएक्शंस देखी तो उसमें हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म यूज किया था, लेकिन यहाँ पर अब हम लोग क्लोरोफॉर्म की जगह पर कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज कर रहे हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 यूज करते हैं और NaOH और इसका भी टेम्परेचर अप्रॉक्स 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो हम लोग क्या करें, पहले तो ये यहाँ पर ये अटैक करेगा तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा, और ये जो क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसका एक क्लोरीन हाइड्रोजन इस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ रिमूव हो जाएगा, तो हम लोगों को मिलने वाले में माइनस यहाँ पर HCl हो जाएगा, HCl, और यहाँ पर हम लोग वाटर रिमूव कर देते हैं क्योंकि वाटर यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा और यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा। तो हमको जो मिलने वाला प्रोडक्ट है वो ONA सोडियम फिनॉक्साइड, और इसके साथ साथ हमें मिलने वाला है CCl3। क्योंकि यहाँ पर CCl4 में एक HCl के साथ एक Cl रिमूव हो गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग 3 मोल्स NaOH यूज करते हैं, तो NaOH 3 मोल्स NaOH ये 3Cl को 3 सोडियम रिमूव कर देते हैं, तो -3 NaCl रिमूव कर दिया। माइनस यहाँ पर हम लोग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये रिमूव होते चले जा रहे हैं। तो अब हम लोगों को जो मिलने वाला प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशंस की रिएक्शंस है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं ONA, और यहाँ पर एक कार्बन में आपको 3 OH मिलने जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक OH, दूसरा OH ये और तीसरा OH ये हो जाएगा। 3 OH होने के बाद आप देखते हैं कि एक कार्बन में 2 या 2 से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग इनसे एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देने के बाद हम लोगों को जो मिलने वाला प्रोडक्ट है वो -H2O कर देते हैं, और हम लोगों को जो मिलने वाला प्रोडक्ट है यहाँ पर, तो ये देखेंगे ये ONA है और यहाँ पर COOH मिल जाता है, तो हम लोगों को मिल जाता है COOH। ये एक्चुअल में सैलिसिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। तो सोडियम सॉल्ट से हमें नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें डाइल्यूट HCl से हम लोग इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो हम लोगों को ये HCl इस सोडियम को रिमूव कर देता है, तो हम लोग कह सकते हैं -NaCl रिमूव हो जाता है, और हम लोगों को जो मिलने वाला प्रोडक्ट है वो हम लोगों को मिल जाता है OH और यहाँ पर COOH। इसी को हम लोग सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। क्लियर हो गया? इसको एक बार और समझ लें।
रीमर्टीमान रिएक्शंस जो होती है फिनॉल में दो टाइप से हो सकती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में भी हो सकती है और क्लोरोफॉर्म के भी प्रेजेंस में हो सकती है, लेकिन इनके प्रोडक्ट डिफरेंट रहते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड में आपको याद रखना है कि सैलिसिलिक एसिड बनता है और जबकि क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में यहाँ पर सैलिसल्डिहाइड मिलता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब हम लोगों के पास जो नेक्स्ट रिएक्शंस आ रही है वो है रोजेनमुंड रिडक्शन या रिएक्शंस कह सकते हैं, रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड रिएक्शंस जो होती है ये सभी नेम्ड रिएक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। इसके बाद हम लोग इसके कुछ इंटर कन्वर्जन भी देखेंगे या इसी में हम लोग व्हाट हैपन व्हेन या इनके हीटिंग इफेक्ट देखेंगे और भी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। तो हम लोग इसमें देखते हैं रोजेनमुंड जो रिएक्शंस होती है इसमें कोई भी एसिड क्लोराइड होता है, एसिड क्लोराइड की रिएक्शंस हाइड्रोजन गैस से कराते हैं। एक्चुअल में ये रिडक्शन है, ये क्या है, रिडक्शन है। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एक्चुअल में ये रिडक्शंस है, लेकिन यहाँ पर रिडक्शन में जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो प्लेटिनाइज बेरियम सल्फेट है, BaSO4 है। तो यहाँ पर हम लोग याद करते हैं, याद रखना है आपको कि एसिड क्लोराइड होता है, तो एसिड क्लोराइड को हम लोग RCOX लिखते हैं। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड की अगर हम रिएक्शंस H2 गैस से, हाइड्रोजन गैस से प्लेटिनाइज रिएक्शंस में प्लेटिनाइज बेरियम सल्फेट होना चाहिए, प्लेटिनम विथ बेरियम सल्फेट BaSO4। तो यहाँ पर हम लोगों का जो रिडक्शंस होता है वो एल्किल हैलाइड से लेके हम लोग ये हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, H और H में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पोलर बॉन्ड जो होता है वो ये जो प्लेटिनाइज बेरियम सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस है ये कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, कार्बन और हैलोजन के, जबकि ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक नहीं करता है। तो हम लोगों को मिलने वाला यहाँ जो प्रोडक्ट है वो एल्डिहाइड मिल जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर हम लोगों को एल्डिहाइड मिल जाता है और यहाँ से मिलने वाला ये HX है, HX है। अब हम लोग इसी के बेसिस पर जितनी चाहे उतनी रिएक्शंस बना सकते हैं। तो हम लोगों को जो मेन पॉइंट्स, हाँ यहाँ पर ये बात याद रखना है कि जैसे हम लोग यहाँ पर ये जो रिएक्शंस है, क्या हम एल्डिहाइड को अल्कोहल में रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसका रिडक्शन, एल्डिहाइड का रिडक्शन अल्कोहल में नहीं होता है। ये बात याद रखना है, क्योंकि ये बेरियम सल्फेट, प्लेटिनाइज बेरियम सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस जो होती है ये कार्बन और हैलोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए फेवरेबल मानी जाती है। तो कार्बन और हैलोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। तो हम लोग इसकी कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। जैसे हम लोग मानते हैं ये है एसिड हैलाइड, ये है एसिड हैलाइड और हम लोगों को मिल जाता है यहाँ पर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मिल जाता है। अब हम लोग कुछ इनकी रिएक्शंस देख लेते हैं। तो रिएक्शंस देखने में हम लोग देखते हैं जैसे CH3COCl, इसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शंस हम लोग हाइड्रोजन गैस से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4, वो भी प्लेटिनाइज होना चाहिए, प्लेटिनम जो मेटल है। हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में जब भी हम इनकी रिएक्शंस कराते हैं तो यहाँ पर ये Cl और कार्बन दोनों बॉन्ड को, इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और हाइड्रोजन हाइड्रोजन डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोगों को जो मिलने वाला प्रोडक्ट है वो हो जाएगा CH3COH प्लस HCl। तो एसिटिल क्लोराइड से हम लोगों को मिल जाता है एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड मिल जाता है ऐसे। क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं अगर ये एरोमेटिक में भी होता है तो एरोमेटिक में बेंजीन मान लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं बेंजीन में CO ऐसे मान लेते हैं COCl। COCl में क्या होता है कि यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस हमने ली
और इसमें बेरियम सल्फेट BaSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम मेटल, प्लेटिनाइज बेरियम सल्फेट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कार्बन और हैलोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन डिवाइड हो जाएंगे, तो हम लोगों को जो मिलने वाला प्रोडक्ट है वो मिलने वाला प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, CHO बन जाएगा प्लस HCl रिमूव हो जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड हम लोगों को मिल जाता है। तो इस रिएक्शंस को नोट कर लेंगे, फिर हम लोग देखते हैं इसकी नेक्स्ट रिएक्शन। अब जो हम लोगों के पास नेक्स्ट नेम्ड रिएक्शंस आ रही है वो हम लोगों के पास है विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस जो होती है वो एक्चुअल में ईथर के फॉर्मेशन की होती है। तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे विलियमसन सिंथेसिस में कि अगर किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस जो होती है वो सोडियम एल्कोक्साइड हो या सोडियम फिनॉक्साइड हो, इनसे रिएक्शंस कराते हैं तो हम लोगों को ईस्टर मिलते हैं। अब ये ईथर मिलते हैं, तो ईथर ये एलिफेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं एक रिएक्शंस इसमें विलियमसन सिंथेसिस में ये फॉर्मेशन ऑफ ईथर में किया जाता है। ईथर फॉर्मेशन में हम लोग पढ़ते होंगे ईथर फॉर्मेशन। ईथर जो होते हैं वो हम लोग देख चुके हैं कि एलिफेटिक भी होते हैं, एरोमेटिक भी होते हैं, सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक भी होते हैं, जो हम लोगों ने ईथर वाला वीडियो है उसमें डिस्कस किया हुआ है विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं एल्किल हैलाइड, डायरेक्ट रिएक्शन ही लिखते हैं। एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस अगर हम लोग सोडियम एथॉक्साइड या सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं, तो सोडियम एल्कोक्साइड जैसे RONA है, RONA ये सोडियम एल्कोक्साइड है, सोडियम एल्कोक्साइड है। तो यहाँ पर ये सोडियम जो होता है वो इस हैलाइड के साथ रिमूव हो जाता है और हम लोगों को मिल जाता है ROR, और ये R सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये हम लोग अगर रिएक्शंस समझ गए होंगे तो हम लोगों को बड़ी आसानी से ये बाकी रिएक्शंस याद हो जाएंगी। यहाँ पर NaX मिल जाता है। अब इसी बेस पर हम लोग जितनी रिएक्शंस चाहें उतनी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे ये है एल्किल हैलाइड, ये है सोडियम एल्कोक्साइड, और हम लोगों को यहाँ मिल जाता है ईथर। अब ईथर सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक होते हैं, जो हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पर मिल जाता है हमें सोडियम हैलाइड मिल जाता है। क्लियर? तो अब हम लोग इसमें इससे बेस्ड रिएक्शंस कुछ देख लेते हैं। जैसे एक्चुअल में हमें अगर ये फंडामेंटल रिएक्शंस याद बनी रहती है तो हम इससे जितनी चाहें उतनी रिएक्शंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर सोडियम देख लो, जैसे हमने कहा है C2H5Cl की रिएक्शंस हमने करा दी है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं NaOC2H5, ये सोडियम एथॉक्साइड है, बस हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया है। तो ये C2H5ONa है, तो यहाँ पर ये है एथिल क्लोराइड है, और इसकी ये है सोडियम एथॉक्साइड, इसका नाम क्या होगा? सोडियम एथॉक्साइड। जैसे यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड है तो एल्क की जगह पर हमने एथॉक्साइड लगा दिया, एथ लगा दिया, 2 कार्बन है। तो हम लोगों ने जैसे इसको हीट किया तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाता है, देखो यहाँ पर ये NaCl रिमूव हो जाता है, ये NaCl रिमूव हो जाएगा तो हम लोगों को मिल जाएगा C2H5OC2H5, तो हम लोगों को मिल जाएगा C2H5OC2H5 प्लस यहाँ पर हम लोगों को रिमूव हुआ था NaCl रिमूव हो जाता है। तो अब हम लोग इसको बोलते हैं डाई एथिल ईथर हमें मिल जाता है, डाई एथिल ईथर मिल जाएगा।
अब हम लोग इसमें अगर एक हम लोग एरोमेटिक रिएक्शन देख लेते हैं। तो एरोमेटिक में हम लोग देख लें कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर एरोमेटिक में C6H5Cl लिया, C6H5Cl लिया है, तो हमने इसकी रिएक्शंस करा दी है। अब हम लोग ले रहे हैं NaOCH3। तो NaOCH3 में ये NaCl रिमूव हो जाएगा और हम लोगों को मिलने वाला है C6H5OCH3। तो इसको हम लोग बोलते हैं एनिसॉल, इसको बोलते हैं एनिसॉल बोलते हैं। तो एनिसॉल भी क्या है, एक एरोमेटिक ईथर। तो यहाँ पर हम लोग NaCl लिख देंगे और इसका नाम होता है एनिसोल। एनिसॉल ये एरोमेटिक ईथर की तरह वर्क करता है। तो अब हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर लिया विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में आपको याद रखना है एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं तो हमें ईथर्स मिल जाते हैं। तो इसको नोट करें। हम लोग और एक रिएक्शंस देखते हैं। तो अब हम लोगों के पास जो नेक्स्ट रिएक्शंस आने वाली है वो है कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शंस जो है वो एक्चुअल में प्राइमरी एमीन के टेस्ट के लिए भी यूज होती है। इसमें एलिफेटिक और एरोमेटिक, जो प्राइमरी एमीन्स हैं वो एलिफेटिक हों या एरोमेटिक हों, इनकी रिएक्शंस हम अगर क्लोरोफॉर्म से एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें यहाँ पर एक बहुत ही फाउल स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड मिलता है NC। जैसे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, तो हम लोग सबसे पहले एलिफेटिक ले लेते हैं जिसमें हम लोग कहेंगे CH3 CH2 NH2। ये क्या है, एथिल एमीन है, एथिल एमीन है। और एथिल एमीन क्या है, 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। 1 डिग्री एमीन की जब भी हम रिएक्शंस 1 डिग्री एमीन्स की रिएक्शन अगर हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म से CHCl3 और इसमें एल्कोहलिक KOH लिया जाता है, एल्कोहलिक KOH लेंगे। तो एल्कोहलिक KOH ले लिया तो यहाँ पर हमें जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो मिलने वाला है CH3CH2NC। ये आइसोसाइनाइड है, एथिल आइसोसाइनाइड। CN जो होता है साइनाइड होता है और NC होता है आइसोसाइनाइड। तो ये नाम है, इसका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड। फाउल स्मेलिंग कंपाउंड होता है और इसमें हमें जो मिलने वाले प्रोडक्ट होते हैं ये 3KCl और 3 वाटर मिल जाते हैं। तो हमें मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो 3KCl प्लस हम यहाँ लिख दे रहे हैं 3H2O। तो ये हम लोगों को एलिफेटिक एमीन में मिल जाता है। तो एलिफेटिक एमीन 1 डिग्री हो चाहे एरोमेटिक एमीन 1 डिग्री हो, इसकी अगर हम रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें आइसोसाइनाइड मिल जाता है। जैसे हम लोग बेंजीन की रिएक्शंस देख लेते हैं। एक बेंजीन में हम लोगों ने NH2 ग्रुप, इसका मतलब ये एनिलीन है, एनिलीन है। एनिलीन की अगर रिएक्शंस हम लोग क्लोरोफॉर्म से CHCl3 और एल्कोहलिक KOH में कराते हैं तो इससे हमें जो मिलने वाला प्रोडक्ट है ये एक्चुअल में कार्बिल एमीन रिएक्शंस है। और इसमें हमें मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो हमको मिलने वाला है बेंजीन आइसोसाइनाइड NC। बेंजीन आइसोसाइनाइड मिलने वाला है और इसके जो हमें बाई प्रोडक्ट मिलेंगे वो 3KCl प्लस 3H2O। बेंजीन आइसोसाइनाइड मिलता है, बेंजीन आइसोसाइनाइड। दिस रिएक्शन आल्सो यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ 1 डिग्री एमीन या टेस्ट फॉर 1 डिग्री एमीन। तो इसमें हम ये भी लिख देते हैं टेस्ट फॉर 1 डिग्री एमीन। टेस्ट यूज इन टेस्ट फॉर 1 डिग्री एमीन, यूज्ड इन टेस्ट फॉर 1 डिग्री एमीन। अब यहाँ पर हम लोग ये
इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि ये एमीन एलिफैटिक है या एरोमेटिक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है। तो 1 डिग्री एमीन जो होती हैं वो कार्बल एमीन टेस्ट देती हैं या कार्बल एमीन रिएक्शंस देती हैं, और जो 2 डिग्री या 3rd डिग्री एमीन्स होते हैं वो कार्बल एमीन टेस्ट नहीं देते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो अब तक हम लोगों ने जितनी भी रिएक्शंस कंप्लीट कर ली हैं, अब इसके बाद हम लोगों की जो नेम्ड रिएक्शंस अभी इसमें बहुत सारी हैं, जैसे रोजेनमुंड रिएक्शंस है, और इसमें हम लोगों ने अभी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस हैं, और एल्डोल कंडेंसेशन है, और भी ढेर सारी जितनी भी नेम्ड रिएक्शंस है, क्लेजन कंडेंसेशन है, और भी जितनी नेम्ड रिएक्शंस है उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की कहानी यहीं तक, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे।